चलो देख लेते हैं क्या होता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड लिगेंड हिंदी में बोलेंगे सतदंतुर संलग्नी। ये तीसरा टाइप है कि चौथा? तीसरा टाइप होगा। तो देखना, हेक्साडेंटेड में जो एग्जांपल आता है वो है EDTA-4। पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। इसकी अगर संरचना की बात करें, NH तो इसमें 6 डोनर साइट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड। 4 ऑक्सीजन दे देगा इधर से और 2 कौन देता है? नाइट्रोजन। तो अगर EDTA-4 है तो हेक्साडेंटेड होता है, और अगर EDTA-3 है तो ये पेंटाडेंटेड होगा। पेंटाडेंटेड। और अगर EDTA-2 है तो वो होता है टेट्राडेंटेड। तो ये सब टाइप का बिहेव करता है। 5 दाता भी रख सकता है, 6 भी और 4 भी। जनरली हम लोग 6 के रूप में ही इसको पढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं जो तीसरा प्रकार है, इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो जो पहला पढ़े थे वो क्या था? आवेश के आधार पे। दूसरा क्या था? दंतुकता के आधार पे। तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के आधार पे। इसमें जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के लोन पेयर सेंट्रल एटम को दान करते हैं। ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान करते हैं, क्लासिकल सेंट्रल मेटल एटम को दान करते हैं, तथा सेंट्रल मेटल एटम को दान करते हैं तथा उसी टाइम या उसी
समय पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल, तो ग्रहण वाला छोड़ ही दो, दान करते हैं। एग्जाम्पल, H2O, NH3, क्लोरीन माइनस ETC। जो दूसरा इसका प्रकार होता है वो होता है नॉन क्लासिकल। जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये क्या करते हैं, ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान करते हैं, वह उसी समय सेंट्रल मेटल एटम के रिक्त डी या ABMO कक्षक से पाई उपसहसंयोजी बंध के द्वारा लोन पेयर ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे लिगेंड या ऐसे बैक बॉन्ड को सिनर्जिक बॉन्ड या पाईग्राही एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, CO, CN, NO, ETC। तो ये दो लिगेंड हैं, एक क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड टू टाइप से होते हैं। ये है सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर लिगेंड। इधर भी है सेंट्रल मेटल एटम और इधर लिगेंड। देखना, ये लोग क्या करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, बंध जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा। लेकिन जब इनसे वापस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो नॉन क्लासिकल क्या बोलता है कि ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर दान करते हैं और उसी समय इसके रिक्त डी कक्षक से या एबीएमओ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण, और जो बंध बनेगा वो क्या बनेगा, पाई उपसहसंयोजी बंध। तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो सिग्मा दे बॉन्ड बनाते हैं और ग्रहण करते समय कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई उपसहसंयोजी बॉन्ड। दूसरा जो होते हैं, ये लोग दान भी पाई इलेक्ट्रॉन ही करते हैं और ग्रहण भी पाई इलेक्ट्रॉन ही करेंगे।
इसलिए इनमें दोनों ही बंध कैसा बनेगा, पाई वाला। तो लिगेंड हमारे दो टाइप्स के हो गए नॉन क्लासिकल। एक तो ऐसे जो दान करते हैं तो सिग्मा बंध बनाते हैं लेकिन ग्रहण करते समय पाई। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो पाई बंध बनाएगा, किसमें, नॉन क्लासिकल में। लेकिन दान करते समय सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। तो अगर सिग्मा बना रहा है या कि फिर पाई बना रहा है तो सभी ग्रहण करते समय क्या बनाएंगे, पाई उपसहसंयोजी बंध, चाहे ये वाला लिगेंड हो चाहे वो वाला। तो दोनों ही ग्रहण जब भी करेंगे हमेशा क्या बनाएंगे, पाई उपसहसंयोजी बंध। लेकिन दान करते समय ये पाई इलेक्ट्रॉन दान करता है जबकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। तो इनमें जो बंध बनता है उसके आधार पर हम लोग इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CO, CN माइनस, NO प्लस, PF3, PR3, R3, हाँ PR3, R3AS, ETC। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ऐसे लिगेंड आएंगे जैसे C2H2, C2H4, C3H5 माइनस वन और C5H5 माइनस का वन। तो ये लोग क्या करते हैं, पाई दान भी करेंगे और पाई ग्रहण भी करते हैं, जबकि वो लोग क्या करते हैं, सिग्मा दान करेंगे और पाई ग्रहण करते हैं। तो बंध हमेशा ग्रहण करते समय कौन सा बनेगा, पाई बंध। तो ये जो पाई बंध बन रहा है इसी पाई बंध को स्पेशल नाम देते हैं हम लोग सिनर्जिक बॉन्ड। जबकि हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो इसको क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। मतलब एक तरफ से लोन पेयर दे रहा है दोबारा उससे ले रहा है तो उसको क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। जैसे BF3 में तुम लोगों को बताए थे कि ये है बोरॉन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो अभी इनके मध्य बंध बना, ये बंध कैसा हो गया, सिग्मा बंध। अब फ्लोरीन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को दे दिया किसको, बोरान को। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो क्या बन जाएगा, पाई। तो इस बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग ही है लेकिन इस बैक बॉन्ड का स्पेशल नाम क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड। तो इसने जब दिया तो वो बंध कैसा था, सिग्मा बंध। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इससे, और ग्रहण कहाँ से करेंगे, या डी कक्षक से या ABMO से, तो बंध क्या बनता है, पाई बंध। और ऐसे बॉन्ड या ऐसे बैक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। इसमें कहानी क्या है, ये लोग दान भी करते हैं पाई और ग्रहण भी करते हैं पाई, यानी कि इसमें डोनेट और एक्सेप्टिंग दोनों ही पाई होता है। तो ऐसे बैक बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। तो अगर हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स को देखें कि कैसे होता है तो देखना, इसमें इनकी तो जनरल प्रोसेस है, इनको देखते हैं स्पेशल वालों को। जैसे C2H4, इसको क्या बोलते हैं, एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। तो एथीन की संरचना ऐसे देखो होती है, C डबल बॉन्ड C, इधर H2 और इधर भी H2। तो हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो दो हाइड्रोजन इधर दो इधर, चार हो गए। दो कार्बन है तो दो कार्बन, इनके मध्य में क्या है, डबल बॉन्ड। तो अगर इनके मध्य में डबल बॉन्ड है तो देखोगे तो एक बंध जो होता है ऊपर वाला वो क्या होता है, सिग्मा। तो नीचे वाला क्या होता है, पाई। तो यही तो है कि पहला जो दान किए थे वो सिग्मा बंध बना था, दूसरा दान किए तो पाई बॉन्ड। तो ऐसे पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। लेकिन इनको लिखते अलग तरीके से हैं। ये तो एग्जाम्पल है C2H4, लेकिन जब ये पाई बंध या सिग्मा बंध को अपने दान करेगा लोन पेयर को, तो इसको हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, ईटा के रूप में, ईटा, ईटा डैश C2H4। अब यहाँ पर इसके पावर में कुछ ना कुछ लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, कुछ भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पर कितने पाई बंध दान करेगा ये, एक। तो अगर एक पाई दान कर रहा है तो एक बंध मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये डोनेट क्या करेगा, डोनेट ये करेगा, या कि फिर बोले एक बॉन्ड, या कि फिर बोले एक पाई या टू इलेक्ट्रॉन। बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। एक पाई बंध मतलब
2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दान कितना कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईटा 2। इसका मतलब कि ये जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा ईटा पर उतना ही हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग जनरली भाषा में क्या लिख देते हैं? ईटा एक्स। एक्स क्या है? दान किए गए पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक्स क्या है? दान किए गए पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पाई बंध नहीं बताएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन बताएंगे। बंध तो एक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्स क्या है? एक्स दान किए गए या ग्रहण किए गए, या सीधे लिख रहे हैं एक्स पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। दूसरा इसका देखते हैं, C3H5 को देख लेते हैं एक बार। ये सेकेंड एग्जाम्पल, C3H5 -1। इसकी संरचना पहले बनाते हैं हम लोग। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 2 यहाँ, 2 यहाँ और एक यहाँ पर लगा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस 2 3 4, 1 2 3, हाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और 2 2 4। तो देखना यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, तो 2 1 3 3 2 5, एक माइनस है तो एक माइनस लगा दिए। अब देखोगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो माइनस चार्ज है ये रिजोनेंस में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। भाई माइनस का मतलब क्या है? लोन पेयर। यहाँ पर सिंगल बंद और यहाँ पर पाई। तो जब लोन पेयर सिंगल पाई एकांतरित क्रम में अल्टरनेट में होते हैं, यानी एक को छोड़ करके, तो वहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है। जैसे अगर हम लोग ऐसे बना दें सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये देखोगे पाई सिंगल पाई, फिर पाई सिंगल पाई, यानी कि एक को छोड़ के है, अल्टरनेट इसको बोलते हैं, यानी कि एक एक के अंतराल में रहे। तो ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस हो जाता है। तो इसको वो क्या कर दिया, इसको हटा करके यहाँ पे माइनस लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस सिंगल पाई, तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो अब इसमें 2 कंडीशन है। पहला क्या? कि रेजोनेंस ना हो। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ये केवल इसको देगा। ठीक है, तो हम लोग 2 कंडीशन अब इसमें लेके चलेंगे। पहला क्या? मान ले रहे हैं यहाँ पर कि रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये केवल इसी को दान करेगा, यानी कि एक पाई बंध को, एक पाई बॉन्ड, या बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे लिखेंगे? ईटा 2 C3H5। ठीक है, सॉरी, ईटा 1 H5। लेकिन अगर हम लोग बोल दें कि रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है, अगर रेजोनेंस होगा तो अब देखना इसकी संरचना कैसे बन जाएगी। इस तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और ये बंध सभी पर घूमता रहेगा ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और ये माइनस इस पे भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है। तो अब बंध कितने के बीच में साजित है? 3 के बीच में। तो अब इसको अगर रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस अगर हो रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो, ईटा 3C3H5। समझे? तो एक्स को ना ज़्यादा क्लियर से ऐसे लिख देते हैं, देखो, एक्स पाई इलेक्ट्रॉन कितने परमाणु में साझित है।
कितने परमाणु में साजित है। तो यहाँ पर 2 में साजित हो रहा था, यहाँ पर 1 2 3 के मध्य साजित हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तीसरा नंबर, इसको ले ले रहे हैं C5H5 को। तो C5H5 की देखोगे संरचना तो ऐसे होती है, और यहाँ पर माइनस। अब इसमें भी 2 कंडीशन हो गई, पहला क्या कि ये रेजोनेंस में चला जाए और दूसरा रेजोनेंस में ना जाए। अगर रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो केवल एक ही देगा, और रेजोनेंस में जाएगा तो कितना देगा वो देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला मान ले रहे हैं कि ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसको इस तरह से लिख देंगे eta1C5H5। क्यों? क्योंकि अभी ये केवल एक ही परमाणु के मध्य साझित है। लेकिन अगर रेजोनेंस हो जाए तो बोलेंगे रेजोनेंस हो रहा है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो अब इसकी संरचना देखो रेजोनेंस वाली कैसे बन जाएगी, इस तरीके से। और जो पाई बंध है ये पूरे जगह ऐसे घूमता रहेगा। तो इसको ऐसे ना बना करके हम लोग डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं। देखो बेंजीन की संरचना देखे हो ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो पाई बंध है ये सभी के पास शेयर हो रहा है। तो कितने के पास शेयर हो रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, यानी 5 परमाणुओं के मध्य साझित हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे eta5C5H5, क्योंकि अब पाई बंध कितने के मध्य साझित है, 5 के मध्य। यहाँ पर कितने के मध्य साझित था, 1 2 3 के मध्य, तो क्या लिख देते eta3। जब रेजोनेंस नहीं होता केवल इसी के मध्य साझित था, लिखे थे eta1। उसी तरह इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं होगा अभी। तो इनके एग्जाम्पल्स C2H2, C2H4, C3H5, C5H5, ये ऐसे यौगिक हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन को वापस ग्रहण भी कर लेते हैं। तो ऐसे बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। इसको छाप लो। इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा था, जब रेजोनेंस नहीं होगा, इसको ऐसे भी देखो तुम्हें लिखा मिल सकता है सिग्मा C3H5, ऐसा तब लिखेगा जब रेजोनेंस नहीं होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकता है वो तुम्हें पाई C3H5। इसका मतलब कि अभी ये क्या डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड। कितने डोनेट कर रहा है ये यहाँ से पता चलेगा, 1 और 2, भाई 2 ही बंधन दे सकता है, तो 1 पाई यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से। तो ये कितने पाई यहाँ पर दान कर सकता है, तो बोलेंगे 2 पाई या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसको देखें तो इसको भी ऐसे, जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे वो तुम्हें लिख सकता है सिग्मा C5H5। और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसको तुम्हें ऐसे लिख सकता है पाई C5H5। इसका मतलब वो तुम्हें क्या बताना चाहता है कि अभी रेजोनेंस हो रहा है और पाई बंध दान किए जा रहे हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन दान किया है। कितने दान करेगा, तो 1 2 और ये 3, भाई 3 ही ना है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो कितने पाई दान करेगा ये, 3 पाई, या इसी का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो तुम्हें ऐसा भी लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, तो इसको छाप दो।
कि जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बंध दान करते हैं और उसी टाइम पर रिक्त डी कक्षक या वेकेंट एवीएमओ से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल, और जो बंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड या पाईग्राही अम्ल। क्यों बोलते हैं, अब उसका हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखना क्या कर रहे हैं, पहले एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में CO, CN, NO प्लस और इसके साथ साथ और क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे, नहीं PF C2H5 माइनस C3H5-1 C2H4 C2H2 etc। ये जो होते हैं ये सब क्या करते हैं कि वेकेंट एबीएमओ से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब वेकेंट एबीएमओ से क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास डी कक्षक किसी के पास होता ही नहीं है। भाई सभी क्या है, द्वितीय आवर्त के, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन सब क्या होते हैं, द्वितीय आवर्त के, या नाइट्रोजन भी सभी क्या होते हैं द्वितीय आवर्त। दूसरे आवर्त में किसी के पास रिक्त डी कक्षक होता ही नहीं है, और जब रिक्त डी कक्षक होगा नहीं तो ये लोग फिर क्या करेंगे, एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं CO, CN, NO प्लस, C3, C3H5-1, C2H4, C2H2, और इसको भी ले सकते हो, एक जो था तुम्हारा C5H5-1, ये सब के पास रिक्त कक्षक D होता ही नहीं है। तो ये सभी क्या करेंगे, वेकेंट एवीएमओ से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो PF3, PH3, R3P, R3AS etc, इन सभी के पास देखोगे तो सभी में फास्फोरस है, और फास्फोरस या आर्सेनिक ये सब क्या होते हैं, तीसरे आवर्त या उससे अगले वाले तीसरे चौथे पांचवें आवर्त के। तो तीसरे आवर्त के बाद डी ब्लॉक मिल जाता है, यानी कि रिक्त डी कक्षक मिल जाएंगे। तो ये सभी रिक्त डी कक्षक या वेकेंट डी ऑर्बिटल से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जब हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ रहे थे नॉन क्लासिकल की, तो क्या बताए थे कि ऐसे लिगेंड जो दान क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसी समय ग्रहण भी क्या कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को। तो या रिक्त डी कक्षक से लेंगे या एबीएमओ से। तो एबीएमओ से कौन लेते हैं, जिनके पास रिक्त डी नहीं होता है, और अगर इनके पास रिक्त डी है तो ये लोग एबीएमओ से नहीं लेंगे। तो ये एग्जाम्पल जो कि रिक्त डी कक्षक से पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये एग्जाम्पल जो वेकेंट एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे लेते हैं या इसका पूरा प्रोसेस क्या है उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये है इसका डी ऑर्बिटल या डी कक्षक, और इधर पर कौन है, किसी एक एग्जाम्पल को इसमें से ले रहे हैं, ठीक है, किसी को भी। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, यानी CO को ले रहे हैं। तो देखना कार्बन के पास तो लोन पेयर होता नहीं है, लोन पेयर किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास। तो लोन पेयर देगा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर दे दिया किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो यहाँ पे बन गया सिग्मा। तो यही तो हम बोले थे कि ऐसे लिगेंड जो देते सिग्मा है लेकिन ग्रहण पाई करते हैं, तो वो CO एग्जाम्पल इसी में आता है। तो इसने क्या किया, अपना लोन पेयर किसको दे दिया, केंद्रीय धातु परमाणु को, बंद क्या बन गया, सिग्मा। लेकिन उसी टाइम ये क्या करेगा, इस सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है।
लेकिन अब कहाँ से करेगा? दो ऑप्शन है, एक तो ABMO से, एक डी कक्षक से। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ये जो होते हैं ये लोग कहाँ से लेते हैं? ABMO से, और ये लोग कहाँ से लेते हैं? डी से। तो यहाँ पर जो ये है ऑक्सीजन, इसके पास इस तरह से ऑर्बिटल होता है, और ये जो ऊपर के ऑर्बिटल हैं, इसके ऑर्बिटल से इसके ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे, और ये जो कक्षक है ये कक्षक होता है ABMO। क्यों? क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या चाहिए? रिक्त डी कक्षक, और इसके पास रिक्त डी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा कि ये अपने ABMO में इलेक्ट्रॉन को रख ले। तो वही तो हम लिखे हैं कि वेकेंट ABMO से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके पास वेकेंट ABMO कक्षक हैं, और उस वेकेंट ABMO में क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो अब ग्रहण किया तो बनेगा क्या? पाई उपसहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर वही तो लिखे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से उसी समय पर पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और जो बंध बनता है उसको बोलते हैं पाई उपसहसंयोजी बंध, या इसका स्पेशल नाम होता है सिनर्जिक बॉन्ड। ग्रहण क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो लुईस क्या बोलता है कि ऐसे यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जो ग्राही होता है वो क्या होता है? अम्ल। तो अगर लुईस अम्ल क्षार के सिद्धांत की बात करें हम लोग, तो लुईस के अनुसार, लुईस सिद्धांत से लुईस सिद्धांत से लुईस सिद्धांत क्या बोलता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ग्राही। और जो ग्राही होता है वो क्या होता है? अम्ल। लेकिन ग्रहण क्या कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम हो जाता है पाई ग्राही अम्ल। क्या हो जाता है? पाई ग्राही अम्ल। पाई क्यों बोले? क्योंकि ये पाई ग्रहण कर रहा है, और जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो सब क्या होते हैं? अम्ल, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। और जो लोन पेयर दान करता है वो क्या होता है? क्षार। तो इसने लुईस के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो सब अम्ल होते हैं। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाम इसका क्या हो गया? पाई ग्राही अम्ल। और ये जो बॉन्ड बना इसका नाम क्या है? सिनर्जिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? इस बंध का नाम होता है सिनर्जिक सिनर्जिक बॉन्ड। है एक्चुअल में ये क्या? बैक बॉन्ड। लेकिन इस बैक बॉन्ड का स्पेशल नाम क्या है? सिनर्जिक बॉन्ड। पहला चीज। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखना वो कॉन्सेप्ट क्या। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो बंध रहेगा ही भाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो बंध रहेगा ना, तभी तो ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो अगर हम लोग बात करें कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, तो अब बताओ इसके ABMO में कौन आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन, और इधर लोन पेयर था ही, तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो कार्बन ऑक्सीजन बंध के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बंध में क्या क्या हो रहा है, तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि ABMO में पाई इलेक्ट्रॉन व लोन पेयर के मध्य क्या हो गया? प्रतिकर्षण या रिपल्सन। प्रतिकर्षण बढ़ गया। जब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? दूर हटना, यानी कि इससे दूर जाएगा। जब इससे दूर जाएगा तो किधर पास आ रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के पास, या केंद्रीय धातु परमाणु के नजदीक जा रहा है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर, पढ़े हो कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर ये इधर शिफ्ट होने लगेगा तो ये बंध क्या हो जाएगा? लंबा। और जब बंध लंबा हो जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगा? कमजोर या घट जाएगा। और घटेगा क्यों? क्योंकि बंध लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। और बंध लंबाई बढ़ गई तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी बढ़ गई। रिएक्टिविटी ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर रिएक्टिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन यानी ये जो बंध है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, उसमें ABMO में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगा, बंध लंबाई बढ़ेगी।
और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है तो बंध लंबाई और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये पहला चीज। अब हम लोग देखना चाहते हैं इस मेटल और इस ऑक्सीजन के मध्य में बंध, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम था CMA बॉन्ड ऑक्सीजन बंध, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य और ऑक्सीजन के मध्य में जो बंध था उनमें क्या हुआ। तो कहानी सेम है, जो इसमें हो रहा है उसका उल्टा हो गया होगा। भाई इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये लोग क्या हो गए इससे दूर, यानी कि इसके पास क्या हो गया, पास या नजदीक आ गए। तो जो जो इसमें हुआ उसका उल्टा इधर हुआ होगा। यहाँ पे क्या हो गया होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है लेकिन बंध लंबाई क्या हो गई, घट गई। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। इसका मतलब कि भाई यहाँ पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे माइनस आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन, एक क्या कई बार क्वेश्चन आया है तुम्हारे पेपर में, उस क्वेश्चन को अगर तुम लोग देखोगे में एम्स 2010 में आया था। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 20 है, एम्स 2010 में क्वेश्चन आया था। लिखना निम्न में से किस यौगिक में, निम्न में से किस यौगिक में CO बंध लंबाई सर्वाधिक है, CO बंध लंबाई सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, CO बंध लंबाई सर्वाधिक है। ये कब आया था, एम्स 2010 में। तुमसे क्या पूछा है, CO बॉन्ड इसमें मैक्सिमम होगा या सबसे अधिक, यही पूछा है ना, सबसे अधिक। ऑप्शन लिखना, नंबर फर्स्ट Fe CO का होल 5 -1। दूसरा ऑप्शन NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है CrCO का होल 6। और चौथा ऑप्शन है MnCO का होल 5 और इस पर है आवेश प्लस का 1। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन सेम वही है लेकिन ये आया था AIPMT 2011 में, AIPMT 2011 में आया था। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या पूछा था, सेम वही कि किसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध सबसे मजबूत होगा, सबसे मजबूत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया था, FeCO का होल 5। ऑप्शन सेकेंड MnCO का होल 6 +1। ऑप्शन थर्ड CrCO का होल 6। और ऑप्शन फोर्थ VCO का होल 6 और आवेश है माइनस का 1। ये आया था AIPMT 2011 में। और उसके बाद नीट फर्स्ट 2016 में एक क्वेश्चन आया था। नीट फर्स्ट 2016, क्योंकि नीट 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक नीट फर्स्ट हुआ था, एक नीट सेकेंड हुआ था। जो नीट फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 45।
और इसमें क्या पूछा था देखना, इसमें बोला था कि कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई मैक्सिमम, क्या बोला था, कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अधिकतम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन लिख दे रहे हैं इसका क्या क्या है। पहला ऑप्शन NiCO का होल 4। दूसरा ऑप्शन CO का होल 4 आवेश था -1। तीसरा ऑप्शन FeCO का होल 4 और आवेश था -2। और चौथा ऑप्शन था MnCO का होल 6 और आवेश था +1। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही आसान है। पहले में क्या पूछा है, CO बंध किसमें सबसे अधिकतम होगा, और दूसरे में 45 नंबर में वही पूछा है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी वही पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तुम्हें हम बता चुके हैं, हल कैसे करना है वो देखना। इधर एक बार फिर से आ जाओ, हमने क्या बोला, कार्बन ऑक्सीजन बंध, तो ABMO में पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के मध्य में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। तो बॉन्ड आर्डर क्या हो जाएगा, घटेगा, और बंध सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी, घटेगी। बंध लंबाई, किसकी बंध लंबाई, कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई बढ़ेगी तो क्रियाशीलता बढ़ेगा। लेकिन ये जैसे ही इधर जाएगा, तो सपोज करो कि ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो अब ये बंध लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो बंध लंबाई कम हो जाएगी तो बंध क्रम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बंध सामर्थ्य भी बढ़ेगा, क्योंकि बंध लंबाई घट गई तो रिएक्टिविटी भी घट गई। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 जो एम्स 2010 में आया था कि कार्बन ऑक्सीजन बंध किसमें सबसे अधिक होगा। तो देखना इधर, इस पर आवेश कुछ भी नहीं है, जीरो, इस पर भी आवेश जीरो, इस पर आवेश प्लस और इस पर आवेश माइनस। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस आवेश बढ़ रहा था। जब माइनस आवेश बढ़ा तब ये पूरा कहानी हुआ, यानी बंध लंबाई बढ़ी। तो जीरो वालों की तो बात ही नहीं करेंगे, प्लस वालों में बंध लंबाई और घटेगी, प्लस वालों में बंध लंबाई और घटेगी, और माइनस वाले क्या करेंगे, प्रतिकर्षण को बढ़ाएंगे, और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इधर, कार्बन ऑक्सीजन में सबसे मजबूत, मजबूत बंध मतलब वो क्या पूछ रहा है, बंध सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा। तो फिर वही कहानी, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर एक आवेश है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर भी आवेश है। तो सिंपल सा, इस पर आवेश क्या हो गया, जीरो, इस पर दिया हुआ है, और इस पर भी क्या है, जीरो। तो बंध सामर्थ्य हमको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा बंध सामर्थ्य कब मिलेगा, जब प्लस आवेश बढ़ेगा, क्योंकि प्लस आवेश बढ़ेगा तो बॉन्ड आर्डर भी बढ़ेगा और बंध सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो जब बंध सामर्थ्य बढ़ेगा तो प्लस आवेश देखो यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षण बढ़ाएगा तो बंध सामर्थ्य भी घटेगा। लेकिन प्लस आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण घटाएगा, इसलिए बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। तो बंध सामर्थ्य प्लस वाला ज्यादा बढ़ाएगा और माइनस वाला घटा देगा। और ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वालों की बात नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई किसकी अधिकतम होगी। तो फिर वही चीज पूछ लिया कि किसकी बंध लंबाई ज्यादा है। तो जिस पर जितना माइनस आएगा उसमें प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा, और जिसमें प्रतिकर्षण जितना ज्यादा उसकी बंध लंबाई उतना ही ज्यादा। ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन पूछ रहा है, इधर देखो, प्रतिकर्षण जितना ज्यादा बंध लंबाई उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा माइनस आवेश बढ़ेगा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा बंध लंबाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। किसकी, कार्बन ऑक्सीजन की। अगर गलती से पूछ देता मेटल और ऑक्सीजन की,
तो फिर उल्टा होता क्योंकि वो घट जाती। तो यहाँ पर देखोगे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर दो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला तो बंध लंबाई घटाता है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, दोनों बंध लंबाई को बढ़ाएंगे क्योंकि जितना लोन पेयर या माइनस आवेश बढ़ेगा प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, अब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी। अब माइनस ज्यादा कौन बढ़ा रहा है, ये माइनस दो लेके आया है, ये माइनस एक लेके आया है, तो माइनस दो वाले में प्रतिकर्षण और ज्यादा, और प्रतिकर्षण जितना ज्यादा कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई उतना ही ज्यादा। वही तो पूछा है कि कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई अधिकतम किसमें होगी, तो जिसमें माइनस आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। सपोज करो ऐसा करता कि इन चारों ऑप्शनों में माइनस दे देता, एक में -1 -2 -3 -4, तो जिस पर जितना ज्यादा माइनस आएगा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा, और प्रतिकर्षण जितना ज्यादा बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, तो बंध सामर्थ्य उतना ही कम और बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही कम। तो देख रहे हो ये कब आया था 2011 में, ये कब आया था 2016 में, और वो आया था 2010 में। इतना इजी क्वेश्चन है, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना था क्या, कि अगर लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा माइनस आएगा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा, बंध लंबाई उतनी ही ज्यादा, और जितना प्लस आएगा लंबाई उतनी ही कम होती जाएगी। देखना IUPAC नेम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में IUPAC नेम थोड़ा अलग होता है। हम लोग ये बॉक्स, ये M, ये L, ये X, और इधर पर कौन रहता है धनायन, और इधर पे कौन होता है ऋणायन, ऐसा तुम्हें देगा। अगर ये और ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बॉक्स जरूर रहेगा, ठीक है। यौगिक जो भी देगा धनायन, ये और ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, ये नहीं रहेगा ये दोनों हो सकता है, या ये नहीं रहे ये दोनों हो सकते हैं, या ये और ये दोनों ना रहे सिर्फ बॉक्स रहे, ठीक है। तुम्हें तीन कंडीशन दे सकता है। जो धनायन होगा इसका नाम हम लोग सिंपल लिखेंगे, इसका नेम सिंपल, साधारण जैसा होता है वैसे, जैसे पोटेशियम है उसको पोटेशियम ही बोलेंगे, लिथियम है तो लिथियम बोलेंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम बोलेंगे, मतलब जो भी धनायन आएगा उसका साधारण नाम लिखते हैं, उसमें कोई कुछ बदलना नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो नाम लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है लिगेंड का, नाम सबसे पहले किसका लिखना है, बॉक्स में जैसे ही तुम लोग इंटर करे सबसे पहले नाम किसका लिखोगे धनायन का, धनायन के बाद जैसे ही बॉक्स में पहुंचे बॉक्स के अंदर सबसे पहले नाम किसका लिखोगे लिगेंड का। अब लिगेंड का नाम लिखने का तीन तरीका है। पहला क्या, पहला अगर लिगेंड हमारा कैसा है निगेटिव, कैसा है निगेटिव, मतलब जैसे फ्लोराइड हो गया क्लोराइड हो गया फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब हो गए, तो उनमें क्या होता है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव लिगेंड का नाम में या तुम लोग आइडो जोड़ दो या उसके नाम के अंत में ओ जोड़ दो। अगर लिगेंड हमारा कैसा हो गया पॉजिटिव या धनात्मक आवेश वाला, तो उसके नाम के अंत में IUM जोड़ दो, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और अगर न्यूट्रल रहे, कैसा रहे न्यूट्रल, तो उसका नाम स्पेशल होता है, स्पेशल नेम। जैसे अमोनिया को क्या बोलते हैं एमीन, पानी को एक्वा, CO को कार्बोनिल। तो ये लिगेंड के नाम, बॉक्स के अंदर जैसे ही आओगे सबसे पहले किसका नाम लिखोगे लिगेंड का। लिगेंड तीन टाइप के होंगे, या पॉजिटिव या निगेटिव या न्यूट्रल। अगर निगेटिव है तो नाम में आइडो या ओ जोड़ दो, जैसे फ्लोराइडो या फ्लोरो, फ्लोराइडो या क्लोरो। पॉजिटिव है तो नाम के अंत में IUM जोड़ दो, और अगर न्यूट्रल है तो उसका स्पेशल नाम लिखेंगे। स्पेशल नाम क्या होता है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर आगे जब चलोगे तो आगे किसका नाम लिखना है, उसके बाद नंबर दूसरा सबसे पहले किसका नाम लिखे लिगेंड का। अब ऐसा नहीं है कि लिगेंड अकेला हो, लिगेंड 2 3 5 6 8 10 कुछ भी हो सकते हैं, तो
डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब पता है कि वो भी बताएं? एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन को, चार को, पांच को? वो पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो वो भी बता दे रहे हैं। तो लिगेंड अकेला हो भी सकता है और 3, 4, 5, 6 के समूह में हो सकता है। तो 3 होगा तो क्या बोलोगे? ट्राई। 4 होगा तो टेट्रा। 5 पेंटा। 6 हेक्सा। 7 हेप्टा। 8 ऑक्टा। हालांकि उतना होता नहीं 8 से ऊपर, लेकिन हमें इतना ही जरूरत है। 2 होगा तो डाई और 1 होगा तो मोनो। ठीक है, तो पहले नाम किसका लिखते हैं? लिगेंड का। डाई ट्राई वो सब अलग चीज है। उसके बाद अगर हो सकता है किसी किसी का नाम सेम सेम आ जाए तो अल्फाबेट यूज कर लेना। फिर उसका दूसरा नाम किसका लिखते हैं? सीएम का। सीएम ए यानी केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम भी अलग अलग लिखना है। पहला क्या? इस बॉक्स पर क्या आएगा? अगर बॉक्स कैसा हो? पॉजिटिव। दूसरा क्या है? बॉक्स कैसा हो? निगेटिव। और तीसरा बॉक्स कैसा हो? न्यूट्रल, मतलब कोई आवेश ही ना हो या कोई चार्ज ना हो। 3 कंडीशन हो सकती है। तो देखना, अगर बॉक्स कैसा हो जाए निगेटिव, बॉक्स कैसा हो जाए निगेटिव, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है उसमें 8 जोड़ देना। ठीक है, जैसे आयरन है तो फेरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, ठीक है, कॉपर है तो क्यूप्रेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, मैग्नीज मैग्नीज है तो मैग्नेट। तो उस तरह से उनके नाम के अंत में क्या जोड़ दोगे? 8। बॉक्स पर निगेटिव आएगा कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लस वाला है तो वो प्लस लेकर के चला गया, तो बॉक्स को क्या क्या देके जाएगा? माइनस। अगर बॉक्स को माइनस देके जाएगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में निगेटिव चार्ज आएगा और उसके नाम में क्या जोड़ देंगे? 8। और अगर बॉक्स क्या हो जाए? न्यूट्रल। बॉक्स क्या है? न्यूट्रल, मतलब ना तो इस पर धन आवेश है ना तो ऋण आवेश, मतलब न्यूट्रल है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे आ जाए FeCO का होल 5, तो अब इस बॉक्स पर ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, न्यूट्रल है, जीरो आवेश, कोई आवेश नहीं है। तो फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, मतलब आयरन को क्या बोलेंगे? तो हमने बताया अगर निगेटिव है तो नाम हो गया 8, यानी कि फेरेट बोलेंगे, स्पेशल नेम उसमें 8 जोड़ देते हैं। अगर न्यूट्रल है तो क्या बोलेंगे? तो पहले तो नाम किसका लिखते थे? लिगेंड का। तो यहाँ पे कितने लिगेंड है? 5, तो क्या बोलेंगे? पेंटा। कौन है? CO। उदासीन होता है, उदासीन का स्पेशल नाम, तो नाम स्पेशल क्या होगा इसका? CO का स्पेशल नाम क्या होता है? अरे कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल। तो क्या बोलेंगे? पेंटा कार्बोनिल। फिर उसके बाद आयरन, तो आयरन को आयरन ही बोलेंगे, यानी इसका सामान्य नाम। तो यहाँ से न्यूट्रल रहेगा तो सिंपल नाम लिख देंगे, सिंपल नेम। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी सेम होता है, सिंपल नेम। मतलब निगेटिव में केवल दिक्कत है। इतना लिख दिए बॉक्स के लिखने के बाद, उसके बाद आ जाएंगे कहाँ? सीधे रिडायन का। तो रिडायन का भी नाम सिंपल लिखते हैं, सिंपल नेम। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है, ना तो इसको रटने की ज़रूरत है। ये जो भी लिखा है इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि निगेटिव है तो O जोड़ दो, पॉजिटिव है तो IUM, न्यूट्रल है तो स्पेशल नेम। बॉक्स पर क्या आ रहा है? प्लस माइनस न्यूट्रल, उसके हिसाब से नाम लिखेंगे, सिंपल नेम 8 और सिंपल नेम। रिडायन का भी सिंपल नेम लिखते हैं। अब जितने भी एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 10, 15, 20, 25, 30, उन सभी को इसको देखते रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे कि क्या क्या आता है। देखना, पहला ही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो पहला है K4FeCN का होल 6, जो कि पूरे 12वीं में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। इस चैप्टर में सबसे पहला एग्जाम्पल यही आता है। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखना, सबसे पहले क्या, रिडायन को लिखने से पहले यहाँ पर तीसरा स्टेप, एक चीज ध्यान रखना। तीसरा क्या? ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो भी किसमें? रोमन में। रोमन गिनती बनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑक्सीकरण अवस्था लिखोगे रोमन में, फिर रिडायन का नाम लिखोगे। तो देखना, इसका नाम लिखना शुरू कर रहे हैं, इन सभी को छोड़ते हैं। पहले कौन है? पोटेशियम, यानी धनायन है, तो धनायन का सिंपल नाम लिख देते हैं क्या? पोटेशियम।
कितना है 2 4 5 6 उससे मतलब नहीं है। यानी कि बॉक्स के बाहर इस साइड या बॉक्स के बाहर इस साइड कितने हैं उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिखना है। 10 हो 50 हो 500 हो उसका नाम नहीं लिखना है कि 500 है। जैसे 4 है तो यहाँ पे टेट्रा नहीं लिखेंगे, बॉक्स के बाहर चाहे लेफ्ट साइड की बात हो चाहे राइट साइड की, कितने हैं नहीं लिखेंगे, लेकिन कौन है ये जरूर लिखेंगे। तो कौन है इधर पोटेशियम, कितना है नहीं मतलब। चलो अब चलते हैं कहाँ अंदर, कहाँ आ गए बॉक्स में। तो बॉक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, सीएन। अब बताओ सीएन कैसा होता है, ऋणात्मक, भाई निगेटिव चार्ज होता है। तो सीएन को क्या बोल देंगे, साइनाइडो या साइनो। कितने हैं 6, तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्सा, तो इसका नाम लिख देंगे हेक्सा साइनो। ठीक है, लिगेंड का नाम लिख चुके हैं, अब किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। तो पहले कौन आ गया इधर, धन आवेश या पोटेशियम, जो कि कैसा है धनायन। अगर ये धनायन है तो इस बॉक्स को क्या देगा, ऋण आयन। यानी कि ये अगर जाएगा तो 4 प्लस लेके जाएगा, उसको 4 माइनस देके जाएगा, तो बॉक्स हमारा कैसा हो गया, ऋण आवेशित। वो तुम्हें नहीं बताएगा क्वेश्चन, ये तुम्हें खुद सोचना है कि बॉक्स पर क्या आएगा, आवेश प्लस माइनस या न्यूट्रल। तो ये प्लस लिया है तो इसको क्या देगा, माइनस। और अगर माइनस देगा तो सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव बॉक्स पे है तो नाम क्या जोड़ देंगे 8। तो अब आयरन इसको नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, फेरेट। फेरेट, ठीक है। अब उसके बाद बचता है कौन, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, सबसे पहले जिसको निकालना है, पोटेशियम है, पोटेशियम कितना लेता है आवेश, प्लस का 1। ये सभी को पता है कि नहीं पता है, कितने हैं पोटेशियम, 4 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस। किसका निकालना है, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। तो आयरन जिसका निकालना है उसको मान लो एक्स। फिर उसके बाद इसके पास चलते हैं, ये कौन है साइनाइड, आवेश कितना रखता है, माइनस का 1। तो -1, कितने हैं 6, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, बराबर किसके, 0 के। ठीक है, अब इसको पूरा जोड़ लो। 4 का 1 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 4, 6 का -1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -6। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा देखो ना, प्लस का 4 प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0। -6 में +4 जोड़ दो कितना बचेगा, x -2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर, जब -2 को इस पर ले आओगे तो आएगा प्लस का 2। यानी कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और यहाँ पर रोमन में लिख देंगे 2। समझे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CuNH3 का होल 4 SO4, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, धनायन नहीं है, सीधे कहाँ चलते हैं, बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है, NH3, कैसा है, धनात्मक ऋणात्मक या न्यूट्रल। NH3 अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। कितने हैं 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। न्यूट्रल है तो स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, एमीन, डबल एम, टेट्रा एमीन। अब उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। तो पहले तो ये चेक करो कि बॉक्स क्या है, प्लस माइनस या उदासीन। तो इधर तो कोई नहीं है लेकिन इधर कोई है, कौन है, सल्फेट। सल्फेट क्या लेता है, -2। तो बॉक्स को क्या देगा, +2। यानी कि बॉक्स पर क्या आ गया, प्लस आवेश। और प्लस आवेश आ गया तो इसका नाम सिंपल रहेगा क्या, क्यूप्रिक या फिर कॉपर। कॉपर। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, नहीं पता है, लास्ट का लिख देते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, देखो यहाँ पे चलते हैं, इसका ही निकालना है तो X ले लीजिए, प्लस अमोनिया पर कोई आवेश नहीं, 0। कितने हैं 4। फिर आगे चलते हैं, प्लस SO4 कितना आवेश लेता है, माइनस का 2। ठीक, करते हैं सॉल्व, x प्लस इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0, इसका इससे माइनस का 2 बराबर किसके, 0 के। -2 को इस पर भेज दो,
प्लस का 2। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या लिख देंगे, कॉपर सेकेंड सल्फेट। तीसरा एग्जाम्पल, आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत ही आसान है, जितना तुम लोग कठिन सोचते हो उतना होता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखना, K4Fe, नहीं इसको ले रहे हैं, CONH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, ये कोबाल्ट है, जबकि उसके पहले जो उसमें बताए थे वो कौन था, कार्बोनिल। तो अब इसका नाम लिखते हैं, इधर पे कोई है नहीं है, सीधे कहाँ चलते हैं, बॉक्स में। तो बॉक्स में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। कितने हैं, 6। तो नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा। एमीन है तो एमाइन। उसके बाद आगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो पहले तो सेंट्रल मेटल का नाम चेक कर लेते हैं, बॉक्स पर क्या आएगा। इधर कौन है, क्लोरीन, क्या लेता है, माइनस, तो बॉक्स को क्या देगा, प्लस। प्लस वाले का कुछ नहीं। ये कौन है, कोबाल्ट, लिख देंगे कोबाल्ट। ऑक्सीकरण अवस्था, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, क्लोराइड, साधारण नाम क्लोराइड। क्लोराइडो या क्लोरो नहीं लिखना, क्योंकि बॉक्स के इधर, बॉक्स के इधर सिंपल नाम जो होता है वही लिखेंगे। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो चलो। हाँ, क्लोराइड ऑक्सीकरण अवस्था किसका निकालना है, कोबाल्ट का। तो क्या ले लेंगे, एक्स प्लस अमोनिया, 0 होता है क्योंकि कोई आवेश नहीं, कितने हैं, 6, प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन क्या लेता है, -1, कितने हैं, 3, लिख देंगे 3 बराबर 0। तो x इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। -3 को इस पर ले जाओ, x बराबर प्लस का 3। इसका मतलब कि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 थी। यहाँ पर रोमन में 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कर लोगे, छाप लो। क्वेश्चन लिखो, बचा दे इसको। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, फिर उसके बाद नाम लिखना, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीख गए तो फिर नाम आसान हो जाएगा, जिसकी बात हमेशा हम लोग कर रहे थे। तो अब तो ऑक्सीकरण अवस्था का भी टेंशन खत्म कि कैसे निकालते हैं। लिखना चौथा नंबर, NiCO का होल 4। नंबर 5वां, CuNH3 का होल 4 Cl2। नंबर 6वां, CuNH3 का होल 5 Cl2। 7वां, CuNH3 का होल थ्राइस Cl3। नंबर 8वां, और क्या क्या है, AgNH3
का होल ट्वाइस OH, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेन रिएजेंट या टॉलेन अभिकर्मक। नौमा FeH2O का होल 5 NOSO4, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। K2HgI4, इसको क्या बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। 11वां और क्या क्या है, अभी तो एलिटनम प्लेटिनम सब बचा ही है। ग्रामा इधर लिख दे रहे हैं। Na2FeCN का होल 5 NO, और क्या है कुछ नहीं है। 11 नंबर है ना। 12 Fe4FeCN का होल 6, और इसका क्या कर दे ट्वाइस, यही है होल 6 थ्राइस। और इसको बोलते हैं प्रसियन ब्लू। प्रसियन ब्लू। 13वां FeCN का होल 6, और इधर कर दो ट्वाइस, यही है। इसको बोलते हैं टर्नविल्स। अगला PTNH3 का होल 4 PTCl4। अगला COOX का होल थ्राइस की पावर -3। अगला COEN का होल थ्राइस Cl3। अगला हाँ कौन नंबर OX, क्या करें उसका
वो तुम जानो, कल हम पढ़ा चुके हैं। तो कल नोट्स में देखना, दोबारा मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो उससे क्या है, आगे पीछे का सब रिवाइज हो जाएगा। वैसे हम बताएंगे तो एक ही पता चलेगा। अगला H2PtCl6। अगला H2PtCl4। 19। K2Cr Cn का होल ट्वाइस, O2 O का होल ट्वाइस और NH3। कर लोगे? किसका? ऑक्जेलेटो। अभी नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हो रहा है। अगला है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl Br। और अगला अगला लिखना 21 नंबर CrC5H5 का होल ट्वाइस। ईटा 6 है ना, ईटा 6Cr। और अगर तुम लोगों को पता हो, नहीं पता है तो जान जाओ, इसको बोलते हैं क्रोमोसिन। और इसकी संरचना होती है कैसी, सैंडविच के जैसे। सैंडविच कभी देखे हो? सैंडविच संरचना। चाउमीन खा के जिंदा रहने वाले सैंडविच क्या जानोगे तुम लोग? अभी शुरुआत हुआ है। अगला Fe ईटा 5 C5H5 का होल ट्वाइस। C5H5 का होल ट्वाइस। C5H5 ना। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इसको बोलते हैं फेरोसीन। पढ़े हो कि नहीं कभी जिंदगी में? अगला Na3AlF6। AlF6। और अगर तुम लोगों को पता हो तो इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। नंबर 24। कहाँ? ये कहाँ इसमें एनो है? AlF6 है। Na3। चश्मा का तुम नंबर बढ़वाओ अपना, -2 को +5 करवाओ। Cu और क्या है, H2O का होल 4।
और SO4 इतना लिख लेना, तो फिर बताना और लिख देंगे। लिख पाए? और लिख लो। इसको लिख चुके तुम। बैठ जाएं? दो तीन डोर लिख दे रहे हैं, फिर बैठ जाते हैं। वो पूछ जाएगा, टेंशन मत लो। 25 नंबर है H2SiF6। 26 नंबर है ZnH2O का होल 6। और इधर पे क्या है? होल 4, SO4.3H2O। अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो ये है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल। बस लिखने का तरीका चेंज है। 27। 27 नहीं, CrNH3 का होल 6। CrCn का होल 6। लिख चुके?